नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। कौन थे पूर्व मंत्री विभूति प्रसाद निषाद, कैसा था इनका राजनीतिक कैरियर, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बता दें कि बसपा सरकार में मंत्री रहे विभूति प्रसाद निषाद का जन्म 1958 में रामपुर खास में हुआ था। इनके पिता बुनेल निषाद एक कृषक थे तो माता सुखराज एक गृहिणी। ये 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई पारसनाथ निषाद कृषक हैं तथा सबसे छोटे भाई राम सांवले निषाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हैं। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे विभूति प्रसाद निषाद की पढ़ाई की जिम्मेदारी बड़े भाई पारसनाथ निषाद के कंधे पर थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भगतपुर हाई स्कूल पर पटेल इंटर कॉलेज अतरौलिया तथा इंटरमीडिएट व स्नातक की परीक्षा उद्योग विद्यालय कोयलसा में हुई थी। इसके बाद LLB की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पास किया। अत्यंत गरीब परिवार से होते हुए भी गरीबों के साथ हो रहे भेदभाव और उनकी दीन दशा को देखते हुए लोगों से प्रेरित होकर पहली बार 1992 में जनता दल से अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़े, जिसमें लगभग 20,000 वोट इन्हें मिले। जनता के सहयोग से दूसरी बार 1996 में अतरौलिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और विजय प्राप्त की। एक कद्दावर नेता को हराने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बनाया गया। मंत्री पद पर रहते हुए सादगी पसंद जीवन जीना पसंद करते थे। शुरू से ही एक झोपड़ी में रहना पसंद करते थे और जीवन के अंतिम समय तक उसी झोपड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत किया। 1 साल पहले यह गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, जिनका 63 वर्ष की उम्र में 11 जून 2021 को निधन हो गया। इतना ही नहीं, मंत्री के मरने के बाद भी प्रोटोकॉल के अनुसार कोई राजकीय सम्मान ना मिला, जिसकी वजह से परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं। वही ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इनकी शादी 21 वर्ष की उम्र में 1978 में शांति देवी से हुई थी। इन्होंने अपने पीछे 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियों को छोड़ दिया। सबसे बड़े गुलाबचंद 37 वर्ष से लखनऊ में प्राइवेट जॉब करते हैं। पुत्र नीलम तथा रेणु तैयारी करते हैं। दूसरा बेटा अखिलेश बीटेक की तैयारी लखनऊ से कर रहे हैं। विभूति प्रसाद निषाद अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान मंत्री पद पर रहते हुए ग्राम सभा रामपुर में जूनियर हाई स्कूल की नींव रखी, जिसमें आज आसपास के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं ग्राम सभा में कई सड़कों का निर्माण भी कराया। पिता विभूति प्रसाद निषाद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके छोटे पुत्र अखिलेश निषाद संभालेंगे। आइए सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री के भतीजे ने क्या कुछ कहा। आप मंत्री जी के क्या लगते थे, इसके बारे में बताइए। मैं मंत्री जी का भतीजा लगता हूँ। आपके चाचा जी राजनीति में आए थे, किस लिए आए थे और वो मंत्री बने थे, क्या क्या किए इसके बारे में? राजनीति में उन्होंने इसलिए आया कि हम राजनीति में आ करके गरीब और पिछड़ों का उत्थान कर सकते हैं। ये हमारा राजनीतिक माध्यम से ही कर सकते हैं ऐसा काम। इसलिए उन्होंने 1996 में बसपा से इलेक्शन लड़ा और उसमें सफलता हासिल की। आपके ग्राम सभा के लिए उन्होंने क्या क्या किया? हमारे ग्राम सभा में जो हमारे ग्राम के आसपास जितनी भी सड़कें हैं उनका भी निर्माण उन्होंने कराया और हम अपने ग्राम सभा में जो है इन्होंने एक जूनियर हाई स्कूल का स्थापना करवाया, जिससे हमारे ग्राम के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। इससे पहले ये बच्चे जो हैं 7-8 किलोमीटर तक दूरी तय करके पढ़ने जाते थे। ये बताइए, जब मंत्री बन गए थे तब भी इसी झोपड़ी में रहना पसंद करते थे, इसके बारे में बताइए। जी जी, इनका शुरू से ही जीवन बहुत ही सादगी पूर्ण रहा है। जब ये शिक्षा ले रहे थे तब भी बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और इन्होंने अपना जो भी जीवन था वो अपने समर्पित किया इन्होंने गरीब और पिछड़ों के लिए। और उनकी सादगी ही ऐसी थी कि वो अपनी इस झोपड़ी में ही रहना पसंद करते थे। इनकी जो पड़ी हुई है तख्त पड़ा हुआ, इसी तख्त पे लेटते ही थे। मंत्री पीरियड में भी चाहे वो अधिकारी आवे चाहे कर्मचारी आवे, वो भी उनको स्वागत जो करते थे इसी मंडई में होते थे। आपको मैं बताऊं, एक बार ऐसा हुआ जिस समय अधिकारी लोग आए और उन्होंने पूछा मंत्री जी का मकान कौन है, तो मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मेरा यही मकान है। तो बल्कि बड़े स्तब्ध हुए और उन्होंने इनकी बड़ी सराहना की है कि आप इस पद पर पहुँच करके भी आप इसी मंडई में रह रहे हैं। तो ये उन्होंने हंस करके कहा कि हमारा जीवन ही मतलब हमारा बहुत सादगीपूर्ण है, हम इसी को पसंद करते हैं और इसी में हमारी मतलब खुशी रहती है। जैसे कि 11 तारीख को उनका देहांत हो गया और उनको प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया, इसके बारे में आप और आप ग्रामीण क्या कहते हैं? देखिए, जो है हम लोग तो पूरा परिवार, हमारा ग्राम समाज जितना भी यहाँ था, ग्राम सभा, सब लोगों ने उनके देहांत के बाद इतना दुखित हो गया। हमारे परिवार के, हमारे पटीदार, हमारे जितने भी ग्राम के सदस्य थे, सारे इतने दुखित हो गए कि मतलब
वो सम्मान के बारे में सोच ही नहीं सके। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद से कहा, इन्होंने जा करके थाने पे सूचित किया। थानों पे सूचित करने के बाद हम लोग अपना आर्थिल हो गए कि भाई चलिए ठीक है, हमारा उच्च अधिकारी जो है वहाँ सूचित कर देंगे। इसके बाद इन्होंने अपने विधायक जी को भी सूचित किया, अपने जितने भी हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनको भी सूचित किया कि ये सब अपना वहाँ पे जा कर के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिए होंगे। लेकिन हमारा जो परिवार था वो शोकाकुल था। हम लोग उनकी अंत्येष्टि में अपना सुबह से लग गए और इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है कोई अधिकारी आए, लेकिन कोई भी मौके पर अधिकारी नहीं आया। और इसका हमारे समाज का, हमारे ग्राम सभा का और हमारे पूरे क्षेत्र में पूरी जनता का बहुत ही बड़ा रोष है। और उसमें हम लोगों को बहुत ही हार्दिक मतलब हमारी संवेदनाएं इतनी मतलब दुखित है कि पूछे नहीं कि अब हम इस पद पे किसको लाएंगे। ये हमारा जो है समाज पिछड़े समाज से थे, तो कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं आया। और ये किसकी गलती है, जबकि उस समय जब ये चलना चालू हो गया, मीडिया में भी चालू हो गया, फेसबुक भी चालू हो गया, तो ये हम ये मानते हैं कि भाई ये निरंकुश जो है हमारे प्रति, हमारे नेता के प्रति ये बहुत ही अमानवीय स्थिति रही। अब पूरा परिवार शोकाकुल होते हुए भी अब ये सोच रहे हैं कि अब ये सम्मान हमको कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और इससे हम लोग जीवन भर दुखित रहेंगे कि इस पद पे रहते हुए भी हमारे चाचा जी को ये सम्मान नहीं मिला। अब इसके लिए हम किसको दोषी ठहराएं? आपके चाचा जी जो सादगी से चलते आ रहे थे, उससे आप अपने परिवार वालों को कुछ सीख देंगे? उनके जीवन शैली से हमारा परिवार जो बहुत ही प्रभावित है। और सीख क्या है, उनके बताए हुए, उनके समझाए हुए, उनके दिए हुए निर्देशों को पूरा परिवार पालन करेगा, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेगा। और जहाँ तक बात रही राजनीतिक विरासत की, तो ये राजनीतिक विरासत भी हम लोग उनकी संभालेंगे, जिसमें हम उनके छोटे बेटे अखिलेश निषाद हैं, जिनको आगे किया जा रहा है कि आगे की कमान अभी अखिलेश निषाद। और अम्बेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को पीटा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर मलपुरा गांव का मामला है, जहां किसी विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस वहां मौजूद है, जिस तरह की आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को पीटा है और पुलिस खड़े खड़े तमाशाबीन बनकर देखती रह गई। तस्वीरें आपको सामने है जो अम्बेडकर नगर जनपद से है। TV20 न्यूज़ पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिले के आलापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर मलपुरा गांव में दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं को पीटा है। अब इसका वीडियो जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद अम्बेडकर नगर पुलिस की किरकिरी होना शुरू हो गई है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ दबंगों द्वारा महिलाओं को पीटा जा रहा है और पुलिस वहां पर खड़ा बन तमाशाबीन बनी रही, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मारपीट की वजह क्या थी, अभी इसका खुल के मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने महिलाओं को पीटा है, कहीं ना कहीं ये पुलिस की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर मंगलवार को आज 9 बजे के करीब बगरवा उर्फ मोलनापुर में अंडरपास के निकट एक अनियंत्रित मेहनाजपुर की ओर से आ रही बोलेरो ने 9 वर्षीय ब्यूटी को कुचलते हुए खाई में चली गई, जिससे बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। आनर फानर में काफ़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और गाड़ी को हटाकर किसी प्रकार बालिका को बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर देवगांव कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, किंतु ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है।
कितनी बड़ी है बच्चियाँ? अरे इतनी बड़ी होगा। अच्छा छुट्टी है। हाँ हाँ तो लाश लाई लीजिए आप, लाश और आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि थाना निजामाबाद पुलिस ने अपहरण के एक अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना तरवा पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें थाना गंभीरपुर पुलिस की, तो थाना गंभीरपुर पुलिस ने भी अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना तरवा पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अपने नाम में कामयाबी हासिल की है। साथ ही निजामाबाद पुलिस ने भी चोरी के अभियोग में प्रकाश में आए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के रानी की सराय कस्बे के स्टेट बैंक के समीप रात तकरीबन 1:30 बजे विद्युत शॉर्ट सर्किट से चिंगारी से लगी आग ने जनरल स्टोर की दुकान में रखे सारे सामान जल गए। आग लगी में तकरीबन 7 लाख की क्षति बताई जा रही है। काफ़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कस्बा निवासी सुरेंद्र गुप्ता का परिवार 2 जगहों पर रहता है। इन दिनों मुख्य मार्ग के भवन टूटने से पूरा परिवार भारतीय स्टेट बैंक के समीप दूसरी पटरी पर स्थित मकान के दूसरे तल पर रहता है, जबकि नीचे सुरेश गुप्ता पुत्र राम प्रसाद जनरल स्टोर की दुकान किए हुए हैं। रात में सभी परिजन सो रहे थे। दुकान में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ ली। आग की लपटें जब सीढ़ी के ऊपर जाने लगी तो लोगों को जानकारी हुई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड दल भी पहुंचा। बाहर शटर बंद होने से किसी तरह शटर काटने के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। पीड़ित के मुताबिक अग्निकांड में तकरीबन 7 लाख की नकदी समेत सामान जल गए हैं। गोरखपुर से खबर है, जहां पूर्व पार्षद विचार मंच उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह से संबोधित 7 सूत्रों मांगों का पत्र नगर आयुक्त व अन्य उच्च अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर नगर आयुक्त कार्यालय पर चस्पा किया। इसमें उनके द्वारा निम्न बिंदुओं को पूरा करने की मांग की गई। मांगों में क्या मुख्य मांगे थी, आप खुद सुनिए अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल की जुबानी। यहाँ पर महिला पार्षदों के लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। उस संबंध में एक कमरा अलॉट करने के लिए नगर आयुक्त महोदय से 2 दिन पहले हम लोग समय लिए थे कि 12:30 बजे का समय उन्होंने दिया था। इस संबंध में आज सारे पूर्व पार्षद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, महिला पार्षद इकट्ठा हुई हैं, और लेकिन जो है नगर निगम में कोई अधिकारी नहीं, किसी को फोन करने पर कोई फोन नहीं उठा रहा है और न ही यहाँ पर है। उस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। दूसरी मांग हम लोगों की थी, यहाँ पर जो कोरोना काल में शहर महानगर में हाउस टैक्स पुराने बकाये में 50% का छूट दिया जाए। और तीसरी मांग ये थी कि हम लोगों को जो महानगर में अगर कोई रजिस्ट्री करा के अपना घर बनवाता है, उस संबंध में अगर उसका जो है पेपर रसीद कटने के 15 दिन के अंदर किसी भी तरीके से उनका टैक्स पे नाम दर्ज हो जाए, क्योंकि यहाँ के अधिकारी जो है 2-2 महीना 3-3 महीना 6-6 महीना जो है उसको दौड़ाते रहते हैं। चौथी मांग हम लोगों की ये थी, महानगर में जो भी जो है सड़कें खराब पड़ी हैं और गड्ढी गुड्ढा हो गया है, उसका जो है पीस करा के इसको जो है बरसात के पहले से करा दे ताकि मतलब जो है व्यवस्था सही हो जाए। और नाले की सफाई करा दिया जाए, कहीं भी पानी शहर में लगे न है। इस तरह की हम लोग की मांगे थी। तो आज हम लोग नगर आयुक्त को मिलने आए। यहाँ पर जो है पता चला कि उप नगर आयुक्त भी नहीं है, नगर आयुक्त भी नहीं है, चीफ इंजीनियर भी नहीं है, और किसी भी अधिकारी जो नगर निगम एकदम खाली पड़ा हुआ है, और कोई काम यहाँ नगर निगम में समय से नहीं हो रहा है। जिसके लिए पूर्व पार्षद समझ लीजिए कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इसकी निंदा हम लोग करते हैं कि नगर निगम में नगर आयुक्त के नहीं रहने पर कम से कम इनके यहाँ कार्यालय पर कोई न कोई एक अधिकारी होना, अधीनस्थ अधिकारी होना चाहिए, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे मान लीजिए हो, चाहे सहायक हो, नगर आयुक्त हो, कहीं कोई व्यवस्था नगर निगम की नहीं है। इससे बहुत महानगर के हम लोग जो है हम लोग जो है नगर आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन जो है चस्पा कर दिया गया है, और इसकी सूचना हम लोग दे दिए हैं उनके माध्यम से। सूचना हम लोग दे दिए हैं कि भाई नगर निगम आपके देने की बात है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी है नहीं।
यहाँ पर सब तक रहेंगे, इकट्ठा इंतजार करने के बाद नगर आयुक्त के उसके कमरे के बाहर उसको चस्पा करके जो है हम लोग उसका पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर सरायमेरी पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए थाने का टॉप 10 अपराधी सहित 2 को गिरफ्तार किया है और 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं चोर नकबजन लुटेरों की गिरफ्तारी के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में 14 जून को उप निरीक्षक विपिन कुमार सिंह, उप निरीक्षक आशुतोष मिश्रा में हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर सफला अस्पताल के पास बीनापार से नहर पुलिया के पास 2 नफर अभियुक्त धर्मवीर सिंह उर्फ नखड़ू, सोनकर पुत्र महेंद्र, सोनकर निवासी पुनाखोर, थाना सरायमेरी, जनपद आजमगढ़ जो थाने का टॉप 10 अपराधी है, और वीरू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पुनापोखर, थाना सरायमेरी, जनपद आजमगढ़ को एक अवैध चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। और अम्बेडकर नगर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी को बांधकर गंगा जी में फेंक देंगे। उन्होंने भी कहा कि डिप्टी सीएम नहीं पीएम भी बना देंगे तब भी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। धोखेबाजों की पार्टी है बीजेपी। जिले के दौरे के दौरान बोले ओम प्रकाश राजभर कि मुस्लिम पिछड़ा और अति पिछड़ा का गठजोड़ बनाएंगे, इस बार बीजेपी को बांधकर गंगा जी में फेंक देंगे। तमाम बातें कही, सीधे सुनवाते हैं। कल तक हमारी गिनती नहीं थी, आज हम लोगों ने गिनती करा दिया। 12 से 22% वोट 150 सीट पर है राजभर का अकेले। 22% अकेले मुसलमान का वोट है। अगर यूं कह लीजिए कि अति पिछड़ों का वोट 42% है, उसमें राजभर भी है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, चौहान है, अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है। ये 42% है और 22% मुसलमान। ये दोनों जोड़ दीजिए तो लगभग 65। 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा, वो भी हमारा हिस्सा हो। हमारे संगमा कम से कम 1000 अहिर हैं, 1000 पंडित हैं, 1000 ठाकुर हैं। कौनो जिला बता दे जो जिला में न हो। तो इस तरह हम लोग खुद सरकार बनाने की हैसियत में है। अगर पावर नहीं होता तो देश की पार्टी बोलते हैं बीजेपी वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, घुटना टेक दिया है ओम प्रकाश राजभर की छोटी पार्टी है ना। सर, चर्चा तो ये है कि आपको सीएम का ऑफर दिया, डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से, और अरे इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि जिससे आपकी भागीदारी और मजबूत हो। नहीं, मेरा वो मकसद नहीं। देखिए, हम कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ गए थे। पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली अगर सरकार बेच रही है तो उत्तर प्रदेश में 76 पैसा पर यूनिट बिजली खरीदते हैं, 6 रुपया देहात में बेचते हैं, 7 रुपया शहर में। इसी का विरोध करता हूं। हम चाहते हैं, हमारे जो समझौते थे, घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए। तैयार नहीं हुई बीजेपी। दूसरा, हमने कहा कि गरीबों का इलाज फ्री में, नहीं मानी बीजेपी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो बनी हुई है, जो पिछड़ों के 27% आरक्षण के बंटवारे की बात है, उसको लागू नहीं किया। 6 महीने में लागू करने का अमित शाह ने वादा किया था। ये सब धोखेबाज हैं। इन्होंने वादा मेरे साथ किया था कि समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री करूंगा, कुछ किया? ये सब बता दिए ना कि भारतीय झूठ पार्टी है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर वो डिप्टी सीएम नहीं, प्रधानमंत्रियों का न्योता दिए तब वो न जाइए। हम बहुत जिद्दी नेता हैं। हम सीधी सी बात है कि ये देश में हमारे है ही तो हमहानों के हिस्सा मिले के चाहिए, इतने हमारा हो लड़ाई और कुछ नहीं। 1700 थाना, हम तो योगी जी से कहते थे 1700 थाना, उस समय 1400 थे। हमके 1700 थाना, 826 ब्लॉक, 75 जिले, 18 कमिश्नरी। बताओ हिस्सेदारी। 52% आबादी पिछड़ों की, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की। कहाँ हिस्सेदारी दे रहे हो? वोट चाहिए, आओ वोट ले लो। ओम प्रकाश राजभर इस बार बांध के गंगा जी में फेंक दूंगा इन लोगों को। ऐसा ही थोड़ा हम घूमते हैं। ये लोग हमें, ये डूबती हुई नैया है, अब उमन कोई न चढ़ी, ये चढ़ी वो डूब के मर जाएगी।
आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि मंडल के जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 महामारी का प्रकोप गत माह से ही लगभग समाप्त है, इसलिए प्रगति कम मिलने पर अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मंडलायुक्त श्री पंत मंगलवार को अपने कार्यालय के सभागार में 50 लाख और उसके अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं के साथ ही 50 करोड़ से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों तथा कर करेत्तर एवं अन्य राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान कई निर्माणाधीन परियोजनाओं में बजट उपलब्ध होने के बावजूद प्रगति काफी कम मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर मानक और गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराएं। मंडलायुक्त श्री पंत ने जनपद आजमगढ़ में श्री कुशल गांव से सहित अन्य परियोजनाओं के संबंध में कार्यदायी संस्था आवास एवं विकास परिषद द्वारा अद्यतन रिपोर्टिंग के बजाय पुनः पुरानी रिपोर्टिंग करने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार समीक्षा में यह भी पाया गया कि पैकफेड के स्तर पर अधिक परियोजनाएं हैं, परंतु बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रगति अत्यंत खराब है। इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि पैकफेड को भविष्य में कोई कार्य न दिए जाने की बिंदु पर विचार करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने राम मंदिर निर्माण की तथाकथित जमीन घोटाले पर कहा कि सस्ती लोकप्रियता एवं जनभावनाओं से खिलवाड़ की मंशा से बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियां पक्ष विपक्ष आपस में मिली हुई है तथा जनता की मूलभूत समस्याओं जैसे असीमित बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं सोची समझी साजिश के तहत जनता का ध्यान बांटकर राम मंदिर में तथा कथित जमीन घोटाले का मामला उठाकर हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा यदि राम मंदिर निर्माण से संबंधित तथा कथित घोटाले का मुद्दा उठाया जा रहा है तो अभी तक श्री नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय एवं अनिल मिश्रा द्वारा अपने पदों से त्याग पत्र क्यों नहीं दिया गया, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा माता सीता पर जनता द्वारा आरोप लगाया गया तो उन्होंने निर्मल मन से तत्काल माता सीता का त्याग कर दिया गया था। लेकिन उक्त तीनों लोगों द्वारा भगवान राम की मंशा का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। और वह दूसरी तरफ यदि आप नेता संजय सिंह एवं सपा नेता पवन पांडे द्वारा गलत एवं आधारहीन आरोप लगाकर हिंदू की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है तो इनके विरुद्ध अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। तमाम बातें कहीं सुनवाते हैं आपको। राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो राजनीतिक दलों की सस्ती लोकप्रियता है, जनभावनाओं की मूल भावना के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, निंदनीय है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का ऐसा मानना है कि यदि विपक्ष द्वारा राम मंदिर न्यास ट्रस्ट पर आरोप लगाया जा रहा है तो नैतिकता के आधार पर श्री नृपेंद्र मिश्रा, श्री चंपत राय जी, श्री अनिल मिश्रा जी को त्यागपत्र देने जाना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ऊपर जब जनता द्वारा माता सीता के ऊपर आरोप लगाया गया था तो उन्होंने निर्मल मन से त्याग कर दिया था। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का ऐसा मानना है कि जनता की बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए असीमित बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक दलों की एक साजिश हो सकती है। सभी राजनीतिक दल राजनीति कर जनता की मूल भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे, आप नेता संजय सिंह द्वारा धार्मिक भावना को भड़काने या कोई झूठा बयान दिया जा रहा है, इसकी पुष्टि हेतु उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कराया गया, आज भी संदेह के घेरे में है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता है कि एक उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जनता के मन में जो सवाल हैं, जो संदेह हैं, उसको दूर करे और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी पर सख्त कदम उठाए। धन्यवाद। अब खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से आपको दिखा रहे हैं, जहां जनपद की कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने बाइक लिफ्टिंग गैंग का खुलासा करते हुए चोरी की 17 बाइक को बरामद किया है। ये सभी बाइक महाराजगंज सिद्धार्थनगर जनपद से चोरी की गई हैं। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। नाबालिग आरोपी नजरे आलम पहले भीड़ भाड़ में खड़ी गाड़ियों की रेकी करता था। बाद में आरोपी
शोएब और अशरफ गाड़ियों की चोरी कर एक ऑटो सर्विस सेंटर में छिपा देते थे। मौका पाकर इन गाड़ियों के चेसिस और इंजन इधर उधर के चोरी की इन बाइकों को नेपाल में बेच देते थे। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बाइक लिफ्टिंग गैंग का खुलासा करते हुए कहा कि तीनों जिलों से चोरी करके बाइक छिदाओं पर नेपाल भेज दिया करते थे। घटना का आज खुलासा किया हुआ है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। इनके नाम अशरफ, शोएब और नजर आलम हैं। इसमें एक काफ़ी कम एज का लड़का भी है, 14 साल की एज है। ये लोग पिछले 6 महीने से लगभग ये मोटरसाइकिल चोरी के काम में लगे हुए थे। इनके पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इसमें ज़्यादातर महाराजगंज की चोरी की हैं, कुछ सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की भी चोरी की बताई गई हैं। ये लगभग 15,000 रुपये तक में ये मोटरसाइकिल को बेच देते थे, चोरी की मोटरसाइकिल को। काफ़ी बड़ी संख्या में ये नेपाल भी भेज चुके हैं। पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया है। हम नेपाल से भी बरामदगी की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक खुलासा हुआ। सर कितना इनाम किया गया? हाँ, जो हमारी पुलिस की टीम है इसको 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया है। संभल से खबर है, जहां असमौली थाना क्षेत्र में मक्का के खेत में गलारेत कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसके पति ने अपनी साली के साथ अवैध संबंधों के चलते की थी। यह बात खुद हत्यारोपी ने पुलिस तफ्तीश में कबूल की है। बता दें कि थाना असमौली क्षेत्र के मदाला गांव में बीती 10 जून को एक महिला का शव मक्का के खेत में पड़ा मिला, जिस पर पुलिस ने उसके पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। घटना की जांच पड़ताल के लिए पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र ने कई टीमों को गठन किया था। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने मृतका के पति समेत 2 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। वही हुआ जिसका पुलिस को शक था, जबकि क्षेत्र में भी इस मामले को लेकर मृतका के परिवार के लोगों पर पहले दिन से ही उंगलियां उठ रही थी, लेकिन लोग मुंह खोलने से डर रहे थे। सोमवार को सारी शंकाओं पर विराम लगाते हुए एसपी चक्रेश मिश्र ने इस घटना का खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि थाना असमौली के मदाला निवासी अतर सिंह के उसकी साली से अवैध संबंध थे। वो उसे शादी करना चाहता था। अवैध संबंधों का पता उसकी पत्नी जोगिंद्री को लग गया था, जिसका वह विरोध करती थी। बस यही विरोध जोगिंद्री के लिए मौत का कारण बन गया। अतर सिंह ने खेत में अपनी पत्नी को अकेला पाकर गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया, जहां उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। महिला की हत्या का खुलासा हुआ है सर, क्या पूरा मामला है? थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर मदाला में 3 दिन पूर्व एक महिला की शव बरामद हुआ था, जो मक्के के खेत में पड़ा हुआ था और उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में आज जो इस मामले का वादी था अतर सिंह, जो महिला का पति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जुर्म को करना कबूल किया गया है। उसके जो कपड़े हैं उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, उसमें भी खून के लक्षण पाए गए हैं। इसमें पूरी घटनाक्रम इस प्रकार का था कि इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसका अपनी साली के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर उसकी पत्नी बीच में रोक टोक करती रहती थी। अतः उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए मक्के के खेत में जब अकेला पाया तो उस समय उसने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की। उसके बाद में खुरपी से उसके गले पर प्रहार करके और गला भी रेत दिया। इस तरह से इसके बाद में उस घटना को इस तरह का रूप देने का प्रयास किया जिससे कि शक दूसरे लोगों पर जाए। पूरी पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा चुकी है तथा इस व्यक्ति को आज अतर सिंह नामक व्यक्ति को आज माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। हत्या में सर ये अकेला था, इसके भी और कुछ साथी बताया जा रहा है? हत्या में इसने स्वीकार किया है कि अकेला था, खेत पर ये और इसकी पत्नी गए हुए थे, वहीं पर इसने ये कार्य किया है। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर पार्टी कर रहे 46 अभियुक्त व 15 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस फार्म नंबर 4 यमुना डूब क्षेत्र सेक्टर 135 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 12 बियर किंगफिशर हरियाणा मार्का, 2 बोतल मैकडॉवल हरियाणा मार्का और अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। सभी अभियुक्त पार्टी करते हुए लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। वो बिना मास्क लगाए हुए झुंड बनाकर इधर उधर थूक रहे थे। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों के मौके पर बिना मास्क चलान कर 6100 यानी 6100 रुपये समन शुल्क वसूला गया है तथा अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। नोएडा की थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 46 अभियुक्त व 15 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। बता दें एक बार फिर से आपको कि अभियुक्तों के कब्जे से 12 बियर किंगफिशर हरियाणा मार्का, 2 बोतल मैकडॉवल हरियाणा मार्का व अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की गई है।